वेलकम गाइस, बेस इंस्टीट्यूट के स्टडी चैनल पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैंकिंग। बैंकिंग यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कॉमर्स से पढ़ाई करते हो तो आपके लिए बैंकिंग जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग बैंकिंग का सिर्फ इतिहास देखेंगे कि अपने इंडिया में बैंकिंग प्रणाली कैसे कैसे आई और बैंकिंग सेगमेंट ने काम कैसे करना शुरू किया। अपने इंडिया के अंदर बैंक कैसे कैसे सक्सेस हुई, कैसे कैसे असफल हुई, बैंकिंग क्राइसिस कब कब आई। ठीक है, ये जो पूरा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम्स के लिए पूछे जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में आप देखोगे तो दो चार क्वेश्चंस आपको यहाँ से निकल के मिलेंगे। और यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें आपको याद हों, आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बैंकिंग के इतिहास की बात करें तो बैंकिंग अपने इंडिया में बैंकिंग की शुरुआत जो हुई ये 1770 में हुई। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की शुरुआत की गई। इस बैंक की शुरुआत कलकत्ता में स्थापित की गई थी। इस बैंक की शुरुआत जो हुई थी वो कलकत्ता से की गई थी, लेकिन आगे चल कर के बैंक ऑफ हिंदुस्तान असफल रही। उतना ज़्यादा बेहतर काम नहीं हो पाया जिसकी वजह से ये बैंक बंद हो गई। फिर दूसरी बैंक आती है 1786 में द जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान तो फिर भी ज़्यादा दिन उसने काम किया था, लेकिन बैंक द जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1786 में हुई और ये लगभग लगभग 10-15 सालों के अंदर ही अंदर ये बैंक बंद हो गई। ये दोनों बैंकें असफल रहीं और बंद हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें प्रेसिडेंसी बैंकों की तो प्रेसिडेंसी बैंकों की शुरुआत जो हुई ये हुई बैंक ऑफ कैलकटा से। तब कैलकटा नाम हुआ करता था इसलिए कलकत्ता लिखा हुआ है, अभी कोलकाता हो गया है। तो 2 जून 1806 में प्रेसिडेंसी बैंक का सबसे पहला ब्रांच खोला गया जिसका नाम दिया गया बैंक ऑफ कलकत्ता। और फिर 1809 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया 2 जनवरी 1809 में, आफ्टर 2.5 साल। इसके बाद अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ बॉम्बे आई सन 1840 में। फिर आपके पास आया है बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। प्रेसिडेंसी बैंकों की जो शुरुआत हुई ये भी कलकत्ता से हुई और जब इसे अपने ब्रांचेस खोलने के अधिकार दे दिए गए, जब इसने अपने ब्रांचेस खोलने शुरू कर दिए तो बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास यानी बॉम्बे और मद्रास में भी इन्होंने अपनी अलग अलग ब्रांचेस खोल दी। इन्होंने ऐसा एरिया चुना जहाँ पर मार्केट ज़्यादा बेहतर था, जहाँ पर लोग ज़्यादा जागरूक थे और जहाँ पर इनका बैंक का काम बेहतर ढंग से चल सकता था, क्योंकि तब प्राइवेट सेक्टर हुआ करती थी बैंकिंग, कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं थी। तो इसलिए इन्होंने वैसा एरिया चुना जहाँ से इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो सके। फिर अगर हम आगे की बात करें 1921 में इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय कर दिया गया। इन तीनों बैंकों का विलय करके एक नया नाम दिया गया जिस जो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। और इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बनाई गई ये प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला करके। फिर अगर हम बात करें आगे 1955 में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और यह देश का सबसे पुराना और प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा बैंक भी है। चाहे वो पब्लिक सेक्टर की बात करें चाहे हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, हर एक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक आपका कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना किस कंपनी द्वारा हुई थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हुई थी। इंग्लैंड की कंपनी थी जो भारत में आकर के काम करती थी। प्रायः देखा गया है मसालों में इसका काम होता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी स्थापना रखी की यानी इसकी नींव रखी और प्रेजेंट टाइम में ये ऑपरेट भी कर रही है। अगर हम प्रेसिडेंसी बैंकों की बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम पे। ठीक है, अब एक बार हम लोग थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 1770 में यानी 1770 में भारत में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई, आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत हुई। आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत हुई और सबसे पहली बैंक जो रखी गई वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर 1786 में द जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ये दोनों बैंकें ज़्यादा दिन चली नहीं और समय के साथ साथ ये दोनों बैंकें क्या हो गई, बंद हो गई, क्योंकि ये असफल रहीं। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंसी बैंकों की शुरुआत हुई। प्रेसिडेंसी बैंकों में सबसे पहला बैंक आया बैंक ऑफ कलकत्ता। 2 जून 1806 में इसकी स्थापना हुई थी। 2 जनवरी 1809 में इसका नाम बदल करके रख दिया गया बैंक ऑफ बंगाल।
फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे आई, फिर 1843 में बैंक ऑफ मद्रास आई। ये तीनों ब्रांचेस प्रेसिडेंसी बैंक की हुआ करती थी और 1921 में इन तीनों बैंकों का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। इसके बाद 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और राष्ट्रीयकरण करने के बाद इसको एक नया नाम दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक अंग्रेजी नाम हुआ करता था। 1921 में अपने देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, इसलिए उन्होंने एक अंग्रेजी नाम दिया था और कहीं ना कहीं वो उस समय भी अपने देश की सबसे बड़ी बैंक हुआ करती थी। तो ऐसा गवर्नमेंट का ऐसा मानना हुआ कि अगर वो अंग्रेजी नाम पे काम करेगी और फिर भी हम इसका राष्ट्रीयकरण कर देंगे तो लोगों को यही लगेगा कहीं ना कहीं वो अंग्रेजों के हाथ में है। तो इसलिए उसका नाम एक भारतीय नाम रख दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक, और उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फिर प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया, जो मसालों का प्राय बिजनेस करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको यहाँ प्रॉफिट दिखा तो इसलिए उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में भी काम करना शुरू किया और उन्हीं की वजह से बैंकिंग सेक्टर शायद आज बहुत अच्छी तरीके से काम भी कर रहा है। भारत सरकार ने 1860 में एक संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम पारित किया गया था। इसके अंतर्गत बैंकों की सीमित देयता के आधार पर गठन किया जा सकता था। 1860 के पहले जो बैंकें आती थी उनकी दायित्व जो होती थी असीमित होती थी, लेकिन 1860 में जब संयुक्त पूंजी अधिनियम पारित किया कर दिया गया तो उसमें सीमित देयता के आधार पर गठन किया जाता था बैंकों का, यानी उनकी लायबिलिटी क्या होती थी, लिमिटेड होती थी। तो उस समय एक ही एक्ट चलता था आपका, ये कौन सा एक्ट चलता था, संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम चलता था। तो संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम के तहत ही बैंकों का भी रजिस्ट्रेशन होता था और जो अपने भारत में कंपनियां काम करती थी उनका भी इन्हीं एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन किया जाता था। लेकिन परंतु इस समय क्या है, इन दोनों को अलग अलग सेगमेंट में बांट दिया गया है, अलग अलग विभाजित कर दिया गया है। अभी हम लोग आगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं हम लोग बैंकिंग संकट। सबसे पहला जो बैंकिंग संकट आया 1913 से 1917 का आया, जिसमें कई बैंक भी समाप्त हो गए। 1913 तक भारत में करीब 560 बैंक स्थापित हो गए थे। आप लोग सोच सकते हैं 1913 में अपने भारत में 560 बैंकें हुआ करती थी और उसके बाद 1913 से 1917 तक जो पहली मंदी चली उसमें कई सारे बैंक बंद हुए। फिर सबसे बड़ी जो मंदी आई अपने भारत में, आर्थिक मंदी, वो 1929 से लेकर के 1936 तक चला और इतना बड़ा हो गया कि उस दौरान 481 बैंकें बंद हो गई। ये लगभग है, कई सारी बुक्स में आप पढ़ोगे तो 485, 486, 500 बैंकों तक भी लिखा होता है, तो इसलिए इसको लगभग में ही रखना आप। तो 481 बैंकें बंद हो गई। इसके बाद आता है केंद्रीय बैंक। 1929 और 1936 तक का जो ये मंदी चला, इसी दौरान केंद्रीय बैंक की स्थापना भी हो गई अपने भारत में। अगर हम देखें तो केंद्रीय बैंक की सबसे पहली बार सुझाव किसने दिया था केंद्रीय बैंक की स्थापना की, 1926 में हिल्टन एंड कमीशन द्वारा दिया गया। इस कमीशन ने कहा कि लगभग लगभग उस समय भी सारे देशों में केंद्रीय बैंकों की स्थापना हो चुकी थी, तो इस कमीशन का यही कहना था कि अपने भारत में भी एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए था। अच्छा, जब तक केंद्रीय बैंक अपने भारत में नहीं था तब तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के तौर पर काम करती थी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वासी सेंट्रल बैंक। क्या बोलते हैं, क्वासी सेंट्रल बैंक। यानी अगर किसी देश में सेंट्रल बैंक की स्थापना नहीं हुई है और उसके स्थान पर कोई व्यापारिक बैंक ही केंद्रीय बैंक का काम कर रही है, केंद्रीय बैंक का काम अन्य किसी व्यापारिक बैंक द्वारा किया जाता है, तो उस व्यापारिक बैंक को हम क्या बोलेंगे, क्वासी सेंट्रल बैंक बोलेंगे। क्योंकि जब तक केंद्रीय बैंक नहीं है तब तक उसी के नियम भारत में मान्य थे। तो 1926 में हिल्टन एंड कमीशन ने सबसे पहली बार केंद्रीय बैंक की स्थापना की सुझाव भी दिया और इन्हीं के सिफारिश के आधार पर 1927 में एक बिल प्रस्तुत किया गया, लेकिन यह बिल अधूरा था, ठीक से पूरा नहीं था, इसलिए इस बिल को पारित नहीं किया गया। पुनः 1930 में जब गवर्नमेंट को लगा कि हाँ, जो हिल्टन एंड कमीशन ने कहा था कि हमारे देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, तो उनको भी इस बात पे कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा, तो उनको भी लगा कि हाँ, उनकी जो ये सिफारिश की गई ये सही की गई और 1930 में इन्होंने एक केंद्रीय बैंक जांच समिति की स्थापना कर दी।
1930 में इन्होंने केंद्रीय बैंक जांच समिति की स्थापना कर दी, जिसके आधार पर 8 सितंबर 1933 को विधानसभा में सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विधेयक भी प्रस्तुत किया। अभी तक देखो हम लोग केंद्रीय बैंक बोल रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विधेयक, क्योंकि 8 सितंबर 1933 को जो बिल प्रस्तुत किया गया उसमें अपने देश के केंद्रीय बैंक का नाम भी सुनिश्चित कर लिया गया था, जो नाम रखा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसी के नाम पर उस बिल का भी नाम रखा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विधेयक, जो प्रस्तुत किया गया कब? 8 सितंबर 1933 को। और इस पर विधानसभा ने भी अपनी सहमति दी, लोकसभा ने भी दी, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों विधानसभाओं ने अपनी सहमति दे दी। और 6 मार्च 1934 को, अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नर करते हैं, उस समय भी गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर जनरल बोलते थे हम उनको, तो गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर हो गए। और इसके बाद केंद्रीय बैंक यानी इसकी स्थापना की गई 1935 में। देखो 1934 में जब हस्ताक्षर हुए तो उस दिन हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम पारित हुआ। क्या हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1934 में। उसके बाद अपने देश में आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना उसके अगले साल हुई, 1 अप्रैल 1935 को की गई। और उस समय आरबीआई की जो पूंजी थी वो 5 करोड़ रुपए की अंश पूंजी के साथ इसकी शुरुआत की गई। और जब आरबीआई की शुरुआत की गई, यानी आरबीआई की स्थापना हुई, आरबीआई गठित हुई, तो उस समय भी अपने देश में अंग्रेजों का शासन चलता था। तो अंग्रेजों का शासन चलने की वजह से उसमें जो पूंजी लगी थी वो ज़्यादातर कहाँ से ली गई थी? ये जो पूंजी इसमें आई थी सबसे ज़्यादा ली गई थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पे ओनरशिप किसकी थी? अंग्रेजों की थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पर शासन किसका था? अंग्रेजों का हुआ करता था। और अगर उन्होंने अपनी कैपिटल लगाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, तो ये क्या हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी किस प्रकार की बैंक हुई या किस प्रकार की संस्था हुई? वो भी इस प्रकार की बैंक हुई कि उसका स्वामित्व किसके पास चला जाएगा? अंग्रेजों के पास चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पूंजी लगाई। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जब अपना देश आज़ाद हो गया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण कब कर दिया? 1 जनवरी 1949 से। और तब से यह बैंक केंद्र सरकार के स्वामित्व में ही है। तब से इस पर पूरा का पूरा स्वामित्व किसका है? केंद्र सरकार का है। 100 रुपए के अंशों को इन्होंने 118 रुपए कुछ पैसों में खरीदा था, और उसके बाद इन्होंने इस बैंक को अपने स्वामित्व में ले लिया था। अब देखो, मैंने अभी आपको कहा था ना, पहले हमारे देश में कौन सा अधिनियम चलता था बैंकों के रजिस्ट्रेशन के लिए? हमारे देश में चलता था संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम चलता था, ठीक है, जिसपे लिमिटेड लायबिलिटी के आधार पर गठन करते थे। मैंने कहा इसी संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम के तहत बैंकों का भी रजिस्ट्रेशन होता था, और इसी अधिनियम के तहत हमारे पास और किसका रजिस्ट्रेशन होता था? कंपनियों का होता था। लेकिन फिर आगे चल करके क्या कर दिया गया? इसको अलग कर दिया गया। अलग कैसे किया गया? भारतीय बैंकिंग प्रणाली संनियम ला करके, यानी भारतीय बैंकिंग प्रणाली अधिनियम को पारित किया गया 1949 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए एवं उसका नियंत्रण करने के लिए 1949 में भारतीय बैंक अधिनियम पारित कर दिया गया। और एक संशोधन के द्वारा बैंकिंग नियमन अधिनियम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसको नाम दिया गया, 1949 का रूप दे दिया गया। अब इन्हीं के आधार पर हमारा क्या होता है? बैंकिंग काम करती हैं, बैंकें काम करती हैं। बैंकों का एकीकरण देखा जाए 1950। एकीकरण का मतलब होता है दो बैंकों को आपस में विलय कर देना, मिला देना। तो 1950 में बंगाल सेंट्रल बैंक और कोमिला बैंकिंग नियम, कोमिला यूनियन बैंक और हुगली बैंक को मिलाकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई। और 1951 में भारत बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया। इसके बाद हमारे देश में जमा बीमा निगम की स्थापना हुई। जमा बीमा निगम 1 जनवरी 1962 को स्थापित की गई। इसका स्थापना क्यों किया गया? इसका भी एक वो था कि पहले के टाइम पे जमाकर्ता जो होते थे बैंकों में पैसा जमा करते थे। अभी देखो हमारे देश में क्या होती थी, बैंकें जो होती थी अक्सर प्राइवेट हुआ करती थी। 1962 की मैं बात बताऊं तो अभी तक आपको खाली दो ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण मिला। एक तो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, दूसरी आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई। अब इसके अलावा बाकी सब क्या है? प्राइवेट सेक्टर की बैंक थी उस समय।
तो लोग अपना पैसा जमा करने से पहले एक बार सोचते थे, लोगों का विश्वास नहीं बनता था, उनको लगता था। वैसे भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया 1929-36 में जो बैंकिंग क्राइसिस आई थी, यानी बैंकिंग संकट आया था, तो वो अपने देश का सबसे बड़ा आर्थिक मंदी भी हुआ करता है। तो उस आर्थिक मंदी में लगभग 481 500 बैंकें बंद हो गई। ठीक है। तो उस हिसाब से लोगों का क्या होता था, विश्वास बिगड़ गया था। लोग पैसा जमा करने से पहले डरते थे, उनको लगता था पैसे जमा करेंगे बैंकें बंद हो जाएंगी तो हमारा पैसा क्या होगा, डूब जाएगा। इसीलिए जमा बीमा निगम की स्थापना की गई और शुरुआत में इसे 2500 रुपये रखा गया। यानी आपका अगर बैंक में पैसा जमा हुआ है तो जमाकर्ता की राशि 2500 रुपये तक क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। अभी उसके अंदर सभी जमाकर्ताओं के 5,000, फिर बाद में उसको 5,000 कर दिया गया। लेकिन अगर हम आज प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 5 लाख रुपए तक का आपका अमाउंट क्या होता है, सुरक्षित रहता है, जिसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है और बैंक किसी कारणवश बंद हो जाती है, चाहे वो दिवालिया हो गई चाहे वो भग गई, तो उस केस में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो 1 लाख रुपए आपको देगी। मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की लिमिट है, यानी 5 लाख रुपए तक का आपका जो भी बैलेंस होगा उसका 100% गवर्नमेंट आपको देगी। उसके बाद के जो अमाउंट होंगे, यानी अगर आपके में अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं तो भी आपको 5 लाख ही मिलेगा। आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए हैं तो भी आपको 5 ही लाख रुपए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके अकाउंट में 5 करोड़ है तो गवर्नमेंट आपके साथ कोई दया नहीं दिखाएगी, आपको 5 ही लाख रुपए देगी, क्योंकि नियम ही यही है। ठीक। अब हम बात करते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अपने बैंकिंग इतिहास का बहुत ही अच्छा समय था ये, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, क्योंकि अभी भी बैंकों पर जमा बीमा निगम की स्थापना करने के बावजूद भी लोगों का विश्वास बैंकों पर नहीं हुआ। तब इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये वो बैंकें थी जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए से अधिक हुआ करती थी। इनको इन्होंने राष्ट्रीयकृत किया, जिसमें अगर हम बात करें तो ये 14 बैंकें निम्न प्रकार हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1911 में। हेड ऑफिस इसकी मुंबई में। तो इसका किया गया बैंक ऑफ इंडिया 7 दिसंबर 1906, इसका भी हेड ऑफिस मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक 12 अप्रैल 1895 नई दिल्ली। बैंक ऑफ बड़ौदा 20 जुलाई 1908 को, इसका हेड ऑफिस बड़ौदा गुजरात में है। यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, जिसको हम यूको बैंक बोलते हैं, नया नाम इसका जो है, और 1943 में इसकी स्थापना हुई। हेड ऑफिस इसका कोलकाता। केनरा बैंक 1906 में बेंगलुरु में है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 1950 कोलकाता में है। देना बैंक 1938 मुंबई में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919, ये भी आपका मुंबई में। इलाहाबाद बैंक 1865 कोलकाता में। सिंडिकेट बैंक 1925 मणिपाल कर्नाटक। देखो इलाहाबाद का लोग अक्सर भूल जाते हैं, नाम भले ही उसका इलाहाबाद है लेकिन इस हेड ऑफिस कहाँ है, कलकत्ता में, कोलकाता। इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 चेन्नई। इसके बाद इंडियन बैंक 1907 चेन्नई, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935 पुणे। तो इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया, 19 जुलाई 1969 में। इसके बाद अगर हम बात करें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ। और सिर्फ उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमा राशि 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। और इन 6 बैंकों का विवरण हम देखते हैं इस प्रकार था। यानी 15 अप्रैल 1980 को 200 करोड़ रुपए की पूंजी जिसके पास थी उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और 1969 में किन बैंकों का किया गया था, जिनके पास 50 करोड़ रुपए की से अधिक की पूंजी थी। तो अभी हम बात करें यहाँ पे 200 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी किन किन बैंकों की थी, तो वो 6 बैंकें निम्न हैं। आंध्रा बैंक, जिसकी स्थापना हुई 1923 में और नई दिल्ली में इसकी ऑफिस है, हेड ऑफिस। फिर न्यू बैंक ऑफ इंडिया 1936 में लाहौर में था, लेकिन अभी ये बैंक क्या हो गया, बंद हो गया। अभी इस बैंक का क्या हुआ, न्यू बैंक ऑफ इंडिया 1993 में पंजाब नेशनल बैंक से इसका विलय हो गया था, जिसकी वजह से ये बैंक का अस्तित्व अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब फिर अगला हम बात करें पंजाब एंड सिंध बैंक, ये आपका स्थापित हुई 1908 में नई दिल्ली में। विजया बैंक 1931 बेंगलुरु। कॉरपोरेशन बैंक 1906 बेंगलुरु। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 1943 नई दिल्ली में। तो ये था हमारा पूरा बैंकिंग इतिहास, राष्ट्रीयकरण तक का लेकर के। इसके बाद हम लोग अभी आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर इस अनुसार हम देखें तो 14 बैंकें यहाँ पे राष्ट्रीयकृत हुई, 6 बैंकें यहाँ पे हुई, तो टोटल 14 6 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ।
ठीक है, जिसमें से एक बैंक है आपकी मर्ज हो गई। एक बैंक आपकी कौन सी मर्ज हुई? न्यू बैंक ऑफ इंडिया किस में जाकर के विलय हो गई? पंजाब नेशनल बैंक में। कब हुई? 1993 में हुई। तो इस बैंक के विलय की वजह से इसकी संख्या 19 बची। लेकिन अभी वर्तमान समय की बात मैं करूं तो अभी आपके देश में 11 राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं। कैसे? क्योंकि कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 2019 में, और कुछ सॉरी, राष्ट्रीयकरण कह रहा हूँ, कुछ बैंकों का अमलगमेशन हुआ, विलय हुआ 2019 में, और कुछ बैंकों का हुआ 2020 में। अभी अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं 2021 में, तो आगे आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि 4 बैंकों का नाम गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, तो हो सकता है वो 4 बैंकों में से किन्हीं 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन भी हो जाए, जिसकी वजह से ये संख्या घट करके 9 हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। अभी अपने देश में बैंकों की संख्या, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसको केंद्रीय बैंक को छोड़ करके, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ करके, अभी प्रेजेंट टाइम में अपने देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 11 है। इस पर मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो लेक्चर बना दूंगा, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना। थैंक यू।